हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। यानी इस पाठ में हमको सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, यानी उनके बारे में छोटी मोटी सामान्य जानकारियाँ प्राप्त होंगी। उसके बाद सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं, कहाँ इनकी उपस्थिति होती है, विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें। उपयोगी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके प्रभाव और इनसे बचाव क्या होते हैं, ये जानेंगे। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं, कारण क्या होते हैं, संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण, एड्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम इस पाठ में जानेंगे। तो सूक्ष्म जीव, अभी आते हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो हम अपनी सामान्य आंखों से ना देख पाएं, उन सभी को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं कि हमको दिखाई नहीं देते। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में रोटी बनी हुई हो और रोटी को कई दिनों तक आप टिफिन में बंद करके या कहीं आप रख दें, तो आप देखेंगे कि वो रोटी पे एक अलग प्रकार की चीज़ उत्पन्न हो जाती है अपने आप, बिना कुछ किए हुए। ठीक है, तो ये चीज़ आखिर कहाँ से आई? तो ये जो चीज़ होती है ना, ये एक तरह का कवक होता है, फंगस होता है। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे आप दही दही कैसे बनता है? दही जीवाणुओं से बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। दूध से दही बनता है। तो जो दूध है, उस दूध का कन्वर्जन दही में एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया जो होते हैं, यही उसको बदलते हैं दही में। लेकिन हमको तो दिखाई देता नहीं, ये बैक्टीरिया हमको नहीं दिखाई देते। तो ऐसे ही बैक्टीरिया हो गए, विषाणु हो गए यानी वायरस हो गए, कवक हो गए, फंगस हो गए, इन सभी को हम सूक्ष्म जीवों में गिनते हैं। इन सभी को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह के कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे प्रोटोजोआ, तो अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ में आते हैं। विषाणु, वायरस, जैसे आपने अभी देखा कि कोरोना वायरस की महामारी चल रही थी, अभी के लिए काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ठीक है, तो वो क्या है, वो विषाणु वायरस में आ जाते हैं। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। शैवाल, शैवाल नील हरित शैवाल, या इसको आप काई काई के नाम से भी हम जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम एल्गी बोलते हैं। ठीक है, कवक, फंगस आप जानते हैं, कवक को इंग्लिश में फंगस बोलते हैं हम। जीवाणु को इंग्लिश में हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। ये कहाँ उपस्थित होते हैं? तो सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, सब जगह, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधों, जंतुओं के शरीर में, अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, हर जगह पाए जाते हैं। और सूक्ष्म जीव, एक चीज़ जान लीजिए, सूक्ष्म जीव इस पृथ्वी पे एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं चीज़ों को सड़ाने और गलाने का। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ सूक्ष्म जीवों के कारण ही सड़ती और गलती है। आपने देखा होगा कई बार कि रास्ते में कोई जानवर मरा पड़ा हुआ होता है, तो वहाँ से काफ़ी तेज बदबू आती है, दुर्गंध आती है। वो दुर्गंध आती है क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं, वो उस शरीर को, उस मरे हुए शरीर को, मृत शरीर को खत्म करते हैं, उसको खा के खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं, और जिससे वहाँ पे सड़न और स्मेल पैदा होती है। अगर वो ऐसा ना करें तो वो शरीर, मृत शरीर वहीं का वहीं हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, वो खत्म नहीं होगा कभी। ठीक है, तो इनको हम, ये मृतोपजीवी के रूप में भी इस पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो परजीवी के रूप में रहते हैं। परजीवी यानी पौधे के शरीर में जो होता है, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में भी, मनुष्य या जीवों के शरीर में भी परजीवी के रूप में आ जाते हैं। कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें या बहुत से ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं।
अब अगर बात करें जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये जो हमारा वायरस है, ये सूक्ष्म जीव है, ये मनुष्य की आंत में परजीवी की तरह होता है और जब ये आंत में आ जाता है तो पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, एंट अमीबा ये प्रोटोजोआ में आता है, वायरस नहीं है, प्रोटोजोआ। अमीबा जो होते हैं ये प्रोटोजोआ होते हैं। इसी प्रकार अगर नींबू के पौधे में एक रोग होता है कैंकर रोग, वो किसके कारण होता है? जैंथोमोनास साइट्री नामक जो जीवाणु होता है इसके कारण होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी आगे बहुत सी सारी चीजें हमको मिलेंगी। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनका वर्गीकरण किया गया है, तो कौन कौन से भागों में बांटा, समूह में बांटा गया है? तो इनका वर्गीकरण हुआ है जीवाणु में, विषाणु में, प्रोटोजोआ में, कवक में और शैवाल में। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया हो गया, विषाणु मतलब वायरस हो गया, प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ ही कहते हैं, कवक को हम फंगस कहते हैं और शैवाल को एल्गी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं जीवाणु बैक्टीरिया पे। देखिए बैक्टीरिया की बात करें तो ये भी हर जगह मौजूद होता है, हवा, मिट्टी, जल, पानी, हर जगह ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी इनके अंदर एक ही कोशिका होती है। आकार की बात करें अगर तो ये गोलाकार, दंडाकार और सर्पाकार रूप में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो होती है कोशिका में इनके केंद्रक नहीं पाई जाती है, हाँ चारों ओर कोशिका भित्ति जरूर पाई जाती है। ठीक है, अब ये जीवाणु जो होते हैं, ये जीवाणु अपनी कोशिका के चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेते हैं जिन्हें या जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। अब इनका जो प्रजनन होता है, अगर ये अपने अनुकूल परिस्थिति, जैसी परिस्थिति इनको चाहिए अगर वैसी परिस्थिति मिल जाती है तो ये बहुत ही तेजी से प्रजनन करते हैं, यानी अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो एक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसको हम बोलते हैं नील हरित शैवाल। पहले ये जो होता था इसको हम शैवाल की कैटेगरी या समूह में रखते थे, लेकिन बाद में इसे कहाँ रख दिया गया? बैक्टीरिया के समूह में, यानी जीवाणुओं के समूह में रख दिया गया, यानी मोनेरा समूह में रखा जाता है इसे। ठीक है, अब इसको शैवाल के रूप में या शैवाल की कैटेगरी में इसलिए रखा गया था, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते थे, यानी ये एक तरह से स्वपोषी थे, इसलिए इनको रखा गया था किसमें? शैवाल की कैटेगरी में, लेकिन बाद में इनको जीवाणुओं की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोस्टिक नामक विशेष कोशिका पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, यानी खेती के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है ये जमीन में होता है, मिट्टी में होता है, और मिट्टी में जितनी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होगी पौधों के लिए उतना फायदेमंद होता है, यानी खेती में ये बहुत फायदेमंद, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं विषाणु यानी वायरस। वायरस की बात करें अगर हम तो ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ठीक है, हालांकि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें सबसे छोटा सूक्ष्म जीव विषाणु ही होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, यानी इनमें प्रोटीन, इनका जो निर्माण होता है ये प्रोटीन से ही होता है। ये पूर्ण रूप से परजीवी हैं, यानी ये दूसरे पर ही आश्रित हैं। अगर कहा जाए तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी कहा जाता है इनको। ठीक है, जब तक ये किसी निर्जीव वस्तु पे मौजूद है तब तक ये निर्जीव है, ये वायरस निर्जीव रहेगा। जैसे ही ये किसी सजीव वस्तु के संपर्क में आ गया ये वायरस सजीव हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको एक निर्जीव और सजीव वस्तु की एक बीच की एक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब हाँ, तो वही मैंने कहा कि विषाणु को जीवित होने के लिए एक सजीव कोशिका की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब तक उसको एक सजीव कोशिका नहीं मिलेगी, लिविंग सेल नहीं मिलेगा, तब तक वो जीवित नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा अभी कुछ समय पहले तक ही कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी। कोरोना एक प्रकार का वायरस ही था। ठीक है, एक प्रकार का वायरस है,
जिसके कारण इतनी बड़ी महामारी फैली थी। तो आपने देखा कि ये कितनी जल्दी से अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं। तो जो विषाणु होते हैं ये भी अपनी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। अब विषाणुओं से होने वाले रोग की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे मनुष्य में चेचक रोग, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब रोग जो होते हैं ये वायरस के कारण होते हैं। कोरोना हो गया, ये सब क्या है, वायरस के कारण होने वाले रोग। अब यहाँ पे एक बिंदु देखते हैं, विषाणु की खोज जो है दमित्री एवोनास्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 में किया था। ठीक है, विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की एक कड़ी होता है। तो ये किसने खोजा था? दिमित्री ने खोजा था। अब आता है हमारा अगला प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। यह संघ के जो जीव यानी इसके जो जीव होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। ये भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इनमें बात करें अगर हम तो ये अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। अब मनुष्य में जो रोग उत्पन्न होते हैं इनके कारण, इसमें आप देखेंगे तो एंटीमीबा, हिस्टोलिटिका से ये जो प्रोटोजोआ है, ये एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण पेचिश रोग होता है। प्लाज्मोडियम जो है उसके कारण मलेरिया नामक रोग होता है। आते हैं कवक पे यानी फंगस पे। कवक को ही फफूद कहते हैं, फफूद यानी फंगस। ठीक है, अब ये रोटी, ब्रेड, आम, अचार, चमड़ा, इन सभी में ये फंगस आ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ब्रेड रोटी रहती है तो रोटी के ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें अपने आप आ जाती है। अगर कई दिनों तक उसको रखा रहने दें हम तो हम कहते हैं कि रोटी खराब हो गई है। ठीक है, तो यही उसको हम फंगस कहते हैं। अब ये जो कुकुरमुत्ता होता है, आपने अक्सर देखा हो, छतरीनुमा जो संरचना होती है जंगल में या पेड़ों के ऊपर आ जाती है, ये भी एक प्रकार का फंगस ही होता है जिसे हम कुकुरमुत्ता कहते हैं। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो कवक है ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। अब यहां बात करें तो मशरूम क्या है? मशरूम खाने वाली चीज़ है, हम खाते हैं, लेकिन मशरूम में कुछ मशरूम हानिकारक होते हैं, कुछ खाने योग्य होते हैं। ऐसे ही पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। तो जब दवा बनाई जाती है तो इसका मतलब ये हमारे लिए फायदेमंद है। पाक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक कवक है। ठीक है, मनुष्य में कवक द्वारा कौन सा रोग होता है? दाद रोग, दाद खाज खुजली कहते हैं ना, वो दाद रोग जो होता है वो फंगस के कारण ही होता है। तो एंटी फंगल क्रीम अगर हम कोई लगाएं तो वो दाद खत्म हो जाता है। अगर सिर में दाद हो गया तो उससे व्यक्ति जो होता है, मनुष्य, वो गंजा भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए दाद वाद का इलाज जल्दी ही करा लेना चाहिए। अब आते हैं एक मुख्य बिंदु पर। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने क्या बनाया? पेनिसिलिनियम नामक जो कवक था इसके द्वारा इन्होंने एक प्रतिजैविक दवाई बनाई जिसको पेनिसिलिन नाम दिया गया। ठीक है, फफूद से ही बना है। पेनिसिलिन किससे बनी है? फफूद से बनी है। कौन सी? पेनिसिलियम नामक फफूद से। ठीक है, चलिए अब यहां आते हैं आगे हम शैवाल पे। शैवाल की बात करें तो शैवाल को सामान्य भाषा में हम काई कहते हैं। ठीक है, काई कहते हैं। ये जो होते हैं ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं ये। ठीक है, तो आप जान गए यहाँ पे ये जो शैवाल होता है ये एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होते हैं। आगे अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो होता है जड़, तना, पत्ती, इन सभी का अभाव होता है। ठीक है, शरीर होता है लेकिन इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती। जीवाणुओं की तुलना में इनमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जीवाणु में केंद्रक नहीं होता लेकिन इसमें एक केंद्रक होता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक है। ये बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं? ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं वातावरण में। अब देखिए, नदियों तथा समुद्र में पाए जाने वाले टाइटम्स
का उपयोग टूथपेस्ट में, ये क्या है, ये एक तरह का सवाल है, ठीक है, टूथपेस्ट में होता है इसका उपयोग, तापरोधी ईंट, वर्निश, पेंट आदि बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं आपकी, सेफ्ल्यूरोस वायरोसेंस नामक ये हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। तो ये जो हमारा शैवाल है ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। कोलेरा नामक शैवाल से कोलोरीन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए, आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव। देखिए उपयोगी सूक्ष्म जीव, जैसे मनुष्य के लिए बहुत से सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं, बहुत से अनुपयोगी होते हैं। अब यहाँ पे उपयोगी की बात करें तो जैसे डबल रोटी बनती है, तो डबल रोटी बनाने में, या पनीर हो गया, सिरका हो गया, इन सभी चीज़ों को बनाने में एक फफूद होती है, वो होता है यीस्ट। यीस्ट का प्रयोग होता है ब्रेड और खमीर बनाने में, सिरका बनाने में, ठीक है, पनीर बनाने में तो यीस्ट का प्रयोग होता है। ऐसे दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का उपयोग होता है। तो ये सब क्या है, ये हमारे लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं। ऐसे ही आगे अगर हम देखें दवाओं के क्षेत्र में, तो प्रतिजैविक दवाएं, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्रतिजैविक दवाएं जैसे पेंसिलिन किससे बनी है, फफूद से बनी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनी है, और कोलोरेलिन शैवाल से बनी है। तो ये सब क्या है, हमारे लिए फायदेमंद है। अब प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग कहाँ होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों से बचाव के लिए होता है, जैसे टीबी हो गया, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, इन सब के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, जैसे देखिए ये एक मटर का पौधा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गांठें बनी हैं, ठीक है, ये कहीं कहीं कुछ गांठें बनी हैं। ये जो गांठें होती हैं ये ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाते हैं, ठीक है, जड़ों में इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब ये क्या होता है, इनमें नाइट्रोजन भरा होता है जो कि पौधों के लिए आवश्यक होता है, तो पौधे इसी से नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं और अपना विकास कर लेते हैं। ये काम करने के लिए क्या होते हैं, अब ये जो गांठें होती हैं, इस गांठें बनी किससे होती हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु से बनी होती है, या राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जीवाणु वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं। अब ये जो जीवाणु इन गांठों में मौजूद हैं, ये क्या करते हैं, जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट एवं नाइट्राइट में बदल देते हैं, ठीक है। इसी को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं और इसी से भूमि की उर्वरता बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ अतिरिक्त जीवाणु जैसे एजेटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं। एजेटोबैक्टर भी हो गया, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम हो गया, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टाक, एनाबीन, साइटोनिमा, आसिटोरिया, ठीक है, ये सब का उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरता के रूप में की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ जो हमारे हैं जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और हमारी खेती में मदद करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। अब देखिए मैंने ऊपर ही बताया कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, जैसे मानव शरीर हो गया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, सब कार्बनिक हैं। तो जब ये मृत हो जाते हैं, जैसे कोई जानवर मर गया, अब कोई जानवर मर गया तो कहीं तो पड़ा होगा, चाहे आप उसको जमीन में गाड़ दें, चाहे जमीन के ऊपर ही कहीं पड़ा हो, तो वो जब जमीन पे पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे उसको आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है अपनी जगह से, महीने 2 महीने में गायब हो जाता है। 2 महीने 3 महीने कुछ समय लगेगा, लेकिन वो अपनी जगह से ही गायब हो जाएगा। कुछ दुर्गंध छोड़ता हुआ वो गायब हो जाता है। तो वो जो दुर्गंध आती है वो यही सूक्ष्म जीव उसका अपघटन करते हैं, यानी उसके शरीर को सड़ाकर नष्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वो उसी मिट्टी में मिल जाए, ठीक है। इसी को कहते हैं कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भोजन के रूप में अगर बात करें हम, तो भोजन के रूप में आपको पता है कि यीस्ट का प्रयोग हम प्रोटीन के रूप में प्रोटीन
की जगह पे कर सकते हैं, क्योंकि यीस्ट में बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे आप देखेंगे ये जो रुपाइलिना नामक जो साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो इसका उपयोग भी हम खाने में करते हैं। एगेरिक्स और मार्केला ये क्या होते हैं, कवक, ये जो कवक होते हैं ये सब्जी के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रयोग हम जो है भोजन के रूप में भी करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सूक्ष्म होते हैं। अब सूक्ष्म नहीं होते, जैसे सूक्ष्म का मतलब ये है कि बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लाखों छोटे छोटे जीवाणु मिल के एक बड़ा रूप ले लेते हैं और उसी बड़े रूप को हम सब्जी के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है ये। जैसे होता है ना, एक इंसान कहीं भीड़ में कहीं खड़ा हो एक जगह पे, तो उसको आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अब उसके साथ कई सारे, जैसे एक इंसान खड़ा है तो कोई बात नहीं, इसके अगल बगल बहुत सारे इंसान ऐसे खड़े होते जाएं तो आप देखेंगे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बड़ा रूप हो गया, तो ये हमको दिखाई भी देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो जीवाणु हैं, कवक हैं, ये भी होते हैं। उद्योग धंधों की बात करें यानी बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में कहाँ यूज़ होता है, जैसे मैंने बताया डबल रोटी बनाने में, पनीर बनाने में, हमारे सिरका बनाने में यीस्ट का उपयोग होता है, ये कवक है। ठीक है, जीवाणु का उपयोग दूध उद्योग में होता है। ठीक, जैसे दूध से दही बनाना, ये भी क्या है, एक तरह का जीवाणु का प्रयोग होता है यहाँ पे। सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग, चमड़े का उद्योग, चमड़े में फफूंद लग जाते हैं तो चमड़े को बचाने के लिए हम धूप में रखते हैं, ये एक बचाव का तरीका भी है फफूंद से बचाने का। तो इन सभी जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे उद्योग धंधों में भी बहुत मदद करते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन से जीवाणु हमारे लिए फायदेमंद है। अब आते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, कुछ सूक्ष्मजीव उद्योग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में भी हो रहा है। इनका जो उपयोग है, सूक्ष्मजीवों का उपयोग, इसका उपयोग जो है अनुवांशिक अभियांत्रिकी में भी हो रहा है, जैसे इसेरिया, कोलाई, ईस्ट आदि। ठीक है, इसके बाद अब अनुवांशिकी जान लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी, बाबा, पापा, हम, फिर हमारे बच्चे। ठीक है, ये एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी, इसी को कहते हैं अनुवांशिकी। अब आते हैं अगला हम, हानिकारक सूक्ष्मजीवों के प्रभाव। अब हानिकारक सूक्ष्मजीवों के प्रभाव की बात करें हम, हानिकारक सूक्ष्मजीव ऐसे सूक्ष्मजीव जिससे हमें नुकसान होता हो, चाहे खाने पीने का नुकसान, चाहे रोग होता हो हमको, वो सारे हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। अब जैसे देखिए, मनुष्य सूक्ष्मजीवों द्वारा मनुष्यों में भी रोग फैलते हैं, जंतुओं में भी, पेड़ पौधों में, इन सभी में रोग फैलते हैं। जीवाणु द्वारा मनुष्य में अगर बात करें तो तपेदिक हो गया, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड, ऐसे रोग होते हैं, या और भी कई तरह के रोग होते हैं। दाद नामक रोग, ट्राइकोफाइटान तथा माइकोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। जंतुओं में अनेक रोग, जैसे भेड़ में एंथ्रेक्स रोग, ये होता है बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से होता है। एंथ्रेक्स जो बीमारी थी बहुत पहले एक बार बहुत ज़्यादा फैली थी, अब तो नहीं मिलता, ऐसा बहुत कम मिलते हैं, लेकिन एक समय था कि एंथ्रेक्स बहुत बड़ी मात्रा में फैला था, तो उसके फैलने का कारण यही था, बैसिलस एंथ्रेसिस। पौधे में अनेक रोग होते हैं, जैसे नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास नामक जीवाणु से होता है। आलू की पछेता अंगमारी नामक रोग फाइटोप्स इन्फेस्टैंस से होता है, ये एक तरह का कवक होता है। गेहूं का काला स्तंभ कीट, ये जो होता है पक्सीनिया नामक कवक के द्वारा होता है। अब खाद्य पदार्थों को नष्ट करने की बात करें हम, तो सूक्ष्मजीव ये भी कार्य करते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर आदि, ये जो होते हैं, ये कवक जो होते हैं रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा, ये सबको नष्ट करते हैं। ठीक, इसी प्रकार क्लास्ट्रिडियम बोटुलिनम, देखिए नाम प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये जो जीवाणु होता है खाद्य पदार्थ को विषाक्त करते हैं। विषाक्त मतलब ये जीवाणु उसको पॉइजनस बना देते हैं, वो खाने योग्य नहीं रहता। ऐसे ही कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे थायोबैसिलस, ये नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है या उसमें कमी आती है। ठीक है, तो ये कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे एक सूक्ष्म जीव और है,
जो इमारती लकड़ी को नष्ट करते हैं, जैसे पॉलीपोरस। ये कवक जो होता है लकड़ी के कटे हुए भाग पर उगते हैं और उन्हें सड़ा देते हैं। ये भी आपने अक्सर आसपास कहीं ना कहीं देखा होगा, बरसा कि कहीं कटा हुआ एरिया होता है लकड़ी में तो वहीं ये उगने लगते हैं, ठीक। और ये वहाँ पे सड़न पैदा करते हैं, लकड़ी को सड़ा के ख़त्म करते हैं। आगे बात करें सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। अब इनसे बचाव के क्या क्या तरीके हैं, तो देखिए बचाव का एक तरीका फैब्रिक चमड़े के सामान का, फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों का। तो फैब्रिक या चमड़े के सामान है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी टैनिंग करके सुरक्षा करते हैं, जिसे हम कहते हैं सूर्य के प्रकाश में चमड़े को रख देना, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में जब हम फैब्रिक और चमड़े को रख देते हैं तो वहाँ पे उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो धूप के कारण खत्म हो जाते हैं। इसके बाद बात करें टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाव है तो पेंट करना। अब देखिए टिम्बर यही इमारती लकड़ी होती है, ठीक है। अब इमारती लकड़ी को अगर हमें बचाना है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पेंट कर देंगे। तो पेंट कर देंगे, जैसे लोहा होता है, लोहे पे पेंट कर देते हैं, जंग नहीं लगता, वैसे लकड़ी पे आप पेंट कर देंगे तो क्या होगा, उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु नहीं आ पाएंगे उसको नष्ट करने के लिए। अब इसके साथ साथ हमें एक काम और करना पड़ता है, यहाँ पे हमें गमक्सीन या जो दीमक से बचाव के लिए दवाइयाँ होती हैं वो सब का छिड़काव भी करना पड़ता है, ठीक है। और जो भी दरारें होती हैं उसे हम पुट्टी द्वारा भर देते हैं। इसके बाद बात करें भोजन को रेफ्रिजरेटर या स्टेरिलाइजेशन द्वारा सुरक्षित रखना, ठीक है। एक स्टेरिलाइजेशन एक मेथड है, एक विधि है जिसके द्वारा हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, जैसे अब रेफ्रिजरेटर तो आप जानते हैं, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। घरों में हमारे फ्रिज होता है जिसमें हम बर्फ जमाते हैं, पानी रखते हैं कि ताकि पानी ठंडा रहे। तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो हमारी मम्मी होती हैं या हमारी सिस्टर्स होती हैं, वो जब खाना बनाती हैं और कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको फ्रिज में रख देती हैं ताकि दूसरे दिन हम उसको खा सकें। क्योंकि फ्रिज जो टेम्परेचर मेंटेन करता है वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन करता है, और इतने टेम्परेचर पे सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाते। पनपना मतलब ये खुद को यानी ये उत्पन्न नहीं होते वहाँ पे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया खाना सुरक्षित रखने का, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना, ठीक है। अब ऐसे ही एक मेथड है हमारा स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन को हिंदी में विसंक्रमण कहते हैं। इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी 1866 में। लुई पाश्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1866 में इसकी खोज की ताकि दूध में किण्वन रोका जा सके। इस विधि को पाश्चीकरण विधि कहते हैं हम। इस विधि में होता क्या है, लो टेम्परेचर होल्डिंग विधि में दूध को 145 फ़ारेनहाइट यानी 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक गर्म करते हैं। उसके बाद हाई टेम्परेचर 60 टाइम यानी 71.7 डिग्री सेल्सियस पर इसको सिर्फ 15 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, और उसके बाद इसको एक जो हमारा एक कहते हैं एक पैकिंग होता है, उस पैकिंग में पैक कर देते हैं, और उसमें फिर कुछ दिनों तक उसमें कोई किसी भी प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो उत्पन्न नहीं होते। तो आपने देखा होगा अमूल के दूध हो गए या कोई किसी भी कंपनी का दूध जो पैकेट वाले आते हैं वो कैसे प्रिजर्व होते हैं, वो इसी मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। आप जाते हैं दुकान से कभी भी खरीद लाते हैं, ठीक है, तो इसी मेथड से वो रखा जाता है ताकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसको रखा जा सके, ठीक है। चलिए अब आते हैं भोज्य पदार्थों को उबालकर। तो आपने देखा होगा अक्सर हमें जब हम बीमार होते हैं, बुखार होता है या पेट खराब हो जाता है, तो डॉक्टर हमको कहते हैं उबला हुआ पानी पीने। तो उबाल के रखने का मतलब ये होता है कि उसमें जब हम उबाल देते हैं किसी भी पदार्थ को तो सामान को, तो उसमें जो भी सूक्ष्मजीव पनपने वाले होते हैं वो ऑलरेडी मर चुके होते हैं। गर्मी के कारण, उबलने के कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सूक्ष्मजीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उबाल उबाल कर हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, 1 बार या 2 बार या 3 बार, बस ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उसमें जो है सूक्ष्मजीव कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो ही जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं किसी में सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो गए हैं उसको आप उबालिए तो आप कहेंगे अब तो ये शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं। अगर किसी पदार्थ में सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो चुके हैं
तो वो पदार्थ बेकार हो गया। आप उसको कितना भी उबाल लीजिए, 100 क्या 200 डिग्री सेल्सियस गर्म कर लीजिए, लेकिन वो अब खाने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें पुस्तकों एवं वस्त्रादि में कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके। अब देखिए कपड़ों में भी आप देखते होंगे कभी कभी जो फंगस है, फफूंद है, आ जाता है, ठीक है, लग जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं, इसको अलमारी में या कपड़ों के बीच में रखना चाहिए। जिससे क्या होता है ना कि ये गोलियां उन सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देती, उत्पन्न नहीं होने देती। और अगर कीटनाशक कीड़े आ रहे हैं तो उसके लिए हमें गैमेक्सिन का उपयोग, गैमेक्सिन बोलते हैं, इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये एक तरह का कीटनाशक है। अब यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। अचार में हम नमक मिलाकर चीज़ों को संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम किसी चीज़ को नमक के बीच में रख दें तो उसको हम काफ़ी दिनों तक संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, या क्योंकि उसमें क्या होता है ना, नमक के बीच में अचार को रखते हैं तो अचार, ये जो नमक है ये उन बैक्टीरियाज को, उन सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देता। नमक सबको पहले से ही गला के, दूर से ही गला के मार देता है। ठीक है, ऐसा समझिए। इसके बाद जेली, जैम, शरबत, ये सब सुरक्षित रखने होते हैं तो इनका हमें विसंक्रमण करना पड़ता है, यानी स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इन सामग्रियों को हम सोडियम मेटा बाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट की निश्चित मात्रा मिलाकर परिरक्षित यानी प्रिजर्व कर सकते हैं। सॉस, चटनी, ये सब जो होते हैं इनमें एस्टिक एसिड मिला होता है, इसके कारण एस्टिक एसिड मिला के इनको हम संरक्षित रख सकते हैं। दूषित जल व हमारे भोजन के लिए हानिकारक, दूषित जल जो है हमारा, वो भोजन हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए स्वच्छ जल तथा ताज़ा भोजन या उचित ढंग से संग्रहित जो भोजन हो उसे ही हमें प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां। अब देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां जो हैं वो यहाँ पे एक टेबल में आपको दिया गया है। जैसे देखिए क्षय रोग, खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियो, ये सब किससे होते हैं? क्षय रोग जीवाणु से होता है, खसरा, चिकनपॉक्स और पोलियो ये सब विषाणु से होते हैं। कैसे फैलते हैं? वायु द्वारा या जल या सीधे संपर्क में आ जाएं। तो बचाव का तरीका क्या है कि आप रोगी व्यक्ति से दूर रहें, अगर, और जो रोगी व्यक्ति है उसका समय समय पर इलाज होते रहना चाहिए, और जो रोगी नहीं है उसको भी टीकाकरण अपने समय समय से कराना चाहिए। इसके बाद बात करें अगर हम, तो हैजा, टाइफाइड, हैजा जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, जल या भोजन से मिलता है यानी फैल सकता है। इसके लिए भी वही हमारा तरीका है कि उबला हुआ पेयजल का उपयोग करना चाहिए, टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए और अच्छे से पका हुआ भोजन ही उपयोग करना चाहिए। इसके बाद हेपेटाइटिस की बात करें तो ये विषाणु से फैलता है, जल इसका जो है संचार मेथड है। ठीक है, संचार का तरीका, उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए, टीकाकरण समय से कराना चाहिए। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से फैलता है, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब विषाणु द्वारा फैलते हैं और इनका कारण होता है मच्छर, मच्छर ही फैलाता है इनको। ठीक है, तो इसके लिए मच्छरों से बचना चाहिए। मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग, कहीं जल इकट्ठा ना होने दें। अगर कहीं ऐसी कोई जगह है जहां मच्छर जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो उस जगह से पानी को खत्म करिए आप। ठीक है, ये तरीका होता है। इसके बाद बात करें तो जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बोलते हैं इसे, ये विषाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, कवक, परजीवी, इन सभी के द्वारा हो सकता है। ठीक है, अब यहां देखिए ये जापानी मस्तिष्क विषाणु हो गया, तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम ये भी विषाणु, जीवाणु, ये तो सभी से हो सकता है। तरीका है मच्छर, ये भी मच्छर, पानी, हवा, खाना पानी या खाने वाली किसी भी सामग्री से हो सकता है। बचाव का वही तरीका है, मच्छर से बचाओ, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, पके हुए भोजन का उपयोग करना चाहिए, और जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा हो बेकार में, फालतू में, वहाँ से उस पानी को फेंक देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि वहाँ मच्छर ना पनप सके। तो ये थे कुछ रोग जो किसके कारण फैलते हैं, वो हमने यहाँ पे जाना। अब देखिए डेंगू, डेंगू हमने ऊपर देखा क्या है, विषाणु द्वारा फैलता है। कौन सा विषाणु होता है? एक तो टाइगर मच्छर के कारण फैलता है। कौन सा? टाइगर मच्छर जो है ये काटता है। ठीक है, ये काटता है तब हमें ये रोग होता है। ये टाइगर मच्छर काटता है तो ये एंडीज एजिप्टी नाम का एक जो है
ये विषाणु होता है, इसी विषाणु को मनुष्य के शरीर में डाल देता है और तब वो डेंगू का रूप ले लेता है। ठीक है, बहुत अगर इसका जो सिम्टम कहते हैं तो तेज से बुखार आता है, सिर दर्द होता है, आंखें दर्द होती हैं। ठीक है, ये पूरा शरीर दर्द होता है। तो ये सिम्टम है डेंगू के। इसके बाद चिकनगुनिया की बात करें तो चिकनगुनिया क्या होता है? चिकनगुनिया भी टाइगर मच्छर के कारण ही फैलता है। एंडीज एजिप्टी यही सेम वही मच्छर ही काटता है और वही वायरस ही हमें मिलता है। ठीक है, तो वो जो डेंगू है वही धीरे धीरे चिकनगुनिया का रूप ले लेता है। इसके बाद अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसका जो वाहक ये भी मच्छर के काटने से ही होता है। कौन सी मच्छर काटती है? मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है। ये मादा एनाफिलीज, जैसे मान लीजिए किसी को मलेरिया है तो मच्छर ने इसको काट लिया, अभी ये बीमार व्यक्ति से मच्छर के पेट में एक वायरस आ गया, प्रोटोजोआ आ गया। अब ये मच्छर जब फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो ये क्या है, प्रोटोजोआ इसके शरीर में डाल देगा और इस व्यक्ति को भी मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो बचाव के लिए तो सीधा है, सबसे पहले किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, वही आपको अच्छे से बता देगा क्या करना है। इसके बाद बात करें पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं तो यहाँ पे देखते हैं हम। जैसे गेहूं की गेरुई तो एक कवक द्वारा होता है। गेहूं का कंडुआ रोग कवक द्वारा होता है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा होता है। आलू में वलय विलंग यानी रिंग रॉट ऑफ पोटैटो ये जीवाणु द्वारा होता है। तंबाकू का मोजैक रोग विषाणु द्वारा होता है। लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट लौकी में होता है, ये भी विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो ये कुछ रोग हैं जो पौधों में होते हैं। अब संक्रमण के तरीके देखिए। संक्रमण यानी कोई भी सूक्ष्म जीव किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो देखिए, एक तो ये हवा के द्वारा फैलते हैं, जैसे अभी आपने देखा था, अभी जल्दी ही आपने देखा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या था? ये हवा के द्वारा ही फैल रहा था। लाखों लोगों में लाखों लोग इससे ग्रसित हुए, लाखों लोग मारे गए। तो हवा के द्वारा भी विषाणु वायरस या सूक्ष्म जीव फैलते हैं। दूषित जल से फैलते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है, उसने पानी पिया, उसी गिलास में आपने भी पानी पी लिया, तो उससे क्या होगा, आपको भी रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, मिट्टी द्वारा भी होती है। जैसे मिट्टी, कोई सामान है किसी ने फेंक दिया किसी जगह पे, आपने उस सामान को उठा लिया, तो एक तो ये तरीका हो गया। ठीक, मिट्टी में बहुत सारे प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। ठीक है, अब उनमें से कोई प्रोटोजोआ आपके शरीर में आ गया तो आप में दाने फुंसी ये सब निकलने लगेंगे। केचुआ हो गया, आपके पेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये संक्रामक रोग फैलते हैं। अब संक्रमित व्यक्ति द्वारा बात करें तो वही मैंने अभी पहले बताया कि जैसे कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस में क्या हो रहा था, कोई व्यक्ति अगर किसी आदमी को कोरोना है और आप उसके पास गए, आपने उससे बातचीत की, तो क्या होगा, आपको भी कोरोना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से संक्रमण व्यक्ति से व्यक्ति को होता है। अब इसके बाद बात करें रोगों से बचाव। रोगों से बचाव हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले रोगों से बचाव का तो तरीका है कि खुद को पहले मच्छर से बचाइए। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई यानी जापानी मस्तिष्क ज्वर, इन सब से अगर खुद को बचाना है तो सबसे पहले आप खुद को मच्छर से बचाइए। मच्छर से कैसे बचाएंगे? कभी भी रात में सोना हो तो मच्छरदानी लगा के सोइए। दिन में आप घूम रहे हैं तो मच्छरों के काटने से बचिए। उसके लिए अपने आसपास सफाई रखिए, घर के अगल बगल सफाई रखिए, अपने पड़ोस में सफाई रखने के लिए कहिए। ठीक है, गंदा पानी ना इकट्ठा होने पाए, मच्छर ना पैदा होने पाए, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। पके हुए भोजन खाने चाहिए। मक्खियों से भी बचाव करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मक्खियाँ रहेंगी तो ये हैजा, अतिसार, पेचिस, पीलिया ये सब रोग दे सकती हैं। पीलिया, हमारा गंदा पानी पीने से पीलिया हो जाएगा। हैजा, अतिसार, ये सब मक्खियों के कारण हो जाता है। बरसात के मौसम में जो है संक्रमण ज़्यादा होता है। क्यों? बरसात के मौसम में नमी ज़्यादा रहती है और नमी के मौसम में खासतौर से जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये ज़्यादा पैदा होते हैं। ठीक है, ये अपनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बरसात में मच्छर भी अधिक हो जाते हैं, तो यही कारण है। ठीक है,
तो ये सब बचाव के तरीके हैं। कीड़े मकोड़े से, अपने घर को कीड़े मकोड़े से फ्री रखना चाहिए। फ्री का मतलब घर में साफ सफाई अच्छे से रखनी चाहिए ताकि कीड़े ना हो, मकोड़े ना हो, गड्ढे तालाब सब साफ सुथरे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी आपको। अब व्यक्तिगत स्वच्छता भी होनी चाहिए। आप समय से पर डे स्नान कीजिए। अगर आप कहीं से काम करके आ रहे हैं तो घर आके फिर से अपने आप स्नान कीजिए, हाथ धोइए, नहाइए, ठीक है, ताकि आपका शरीर भी स्वच्छ रहे। आप अगर बाहर से आ रहे हैं, किसी ने आपको से हाथ मिलाया है, आपको गले लगाया है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके शरीर में अगर कोई जीवाणु विषाणु होगा तो वो आपके शरीर में चिपक जाएगा। तो घर आके नहाएंगे धोएंगे तो वो धुल जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्वच्छता जरूरी है। अब आते हैं टीकाकरण। देखिए, रोगों से लड़ने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता पड़ती है। टीकाकरण होता क्या है? देखिए, होता है, टीकाकरण एक बचाव की विधि है, रोगों से बचाव की एक विधि है। होता क्या है, जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर का रक्त प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। अब ये प्रतिरक्षी उत्पन्न कैसे करेगा? होता यह है कि जो टीका होता है, जो सुई या टीकाकरण में का कोई भी मेथड हो, उस मेथड के द्वारा एक निष्क्रिय सूक्ष्म जीव स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है। प्रविष्ट मतलब डाला जाता है। जब वो जीव सूक्ष्म जीव शरीर में डाला जाता है तो वो हमारा शरीर क्या करता है, हमारे शरीर की कोशिकाएं उसको मारने के लिए एकदम डट जाती हैं, बंदूक तलवार लेके एकदम भिड़ जाती हैं। और जब वो एक बार उसको मार देती हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव डाला गया है हमारे शरीर में वो कमजोर था, बहुत ही कमजोर था, तो हमारे शरीर को उस जीव को मारना एक आसान काम था हमारे शरीर के लिए, तो वो मार देता है, ठीक है, हमारा शरीर उसको मार देता है। अब हमारे शरीर को एक तरीका पता चल गया कि इस तरह का अगर कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर ये जानता है कि उसको मारना कैसे है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उसको पता चल जाता है और यही फार्मूला हमारे शरीर में हमेशा के लिए फिट हो जाता है। हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारा बॉडी अपने सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हमेशा के लिए पूरे जीवन भर के लिए डाल लेता है, ठीक है। इसीलिए टीकाकरण कराना ज़रूरी होता है। जैसे अब बहुत सारे रोगों के लिए टीका लगता है, जैसे चेचक हो गया, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की, इतना सारा पिलाया गया है लोगों को। इसीलिए आप देखिए भारत पोलियो मुक्त हो गया है। पहले एक समय था कि भारत में बहुत पोलियो के केसेस आते थे, ठीक है, लेकिन आज पोलियो मुक्त हो गया है। तो यही तरीका है और इसी को हम टीकाकरण कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे टीका दिए गए हैं, जैसे जन्म के समय BCG, OPV, हेमबी, ये सब जन्म के समय की खुराक है। कोई बच्चा जब पैदा होता है उसी समय इसको दिया जाता है। फिर बच्चा पैदा होने के 6 सप्ताह बाद OPV 1 और पेंटावैलेंट 1, 10 सप्ताह बाद OPV 2, पेंटावैलेंट 2, 14 सप्ताह यानी सेकेंड डोज, ठीक है, 14 सप्ताह बाद OPV की 3, पेंटावैलेंट की 3 और उसके बाद IPV लगता है। 9 महीने बाद खसरा की पहली खुराक दी जाती है, विटामिन A की पहली खुराक, JE की पहली खुराक। इसके बाद 16 से 24 माह में DPT बूस्टर डोज होता है, OPV बूस्टर डोज लगता है और खसरा की जो है दूसरी खुराक, JE की दूसरी खुराक दी जाती है। 5 से 6 वर्ष पे DPT बूस्टर दूसरा डोज लगता है, 10 वर्ष में TT की और 16 वर्ष में TT की। ये डोज जो है, ये टीकाकरण जो है, ये आपको अपने बच्चे के लिए हमेशा याद रखनी चाहिए और हमेशा लगवाते रहना चाहिए और डॉक्टर से सलाह भी लेते रहने चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे की इम्यूनिटी पावर जो होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। अब बात करें एंटीबायोटिक इनोकुलेशन से संक्रमण की रोकथाम। अब देखिए, एंटीबायोटिक में आपने ऊपर देखा कि पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, ये सब प्रतिजैविक औषधियां हैं शरीर में सूक्ष्म, ये इनका उपयोग होता है सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए, इनका उपयोग हम करते हैं। तो ठीक, इनका ही उपयोग हम करते हैं, जो है इन्हें एंटीबायोटिक दवाई भी कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, पादप रोगों में, पादप को रोग मुक्त करने के लिए हम तरह तरह के रसायनों का प्रयोग करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्बिसाइड, रेडोनासाइड और फंजीसाइड। इनको 3-4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इनमें DDT, BHC, मिथाइल पैराथायोन, हेप्टाक्लोर,
एल्ड्रीन, क्लोरेडेन, ये कीटनाशक कहलाते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं ये कीटनाशक हैं। इनमें डीडीटी का नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ठीक है। अब इसमें खरपतवार अगर नष्ट करना है तो इसके लिए जो यूज़ करते हैं हम 2,4-D, ये यूज़ करते हैं खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। कुछ पीड़क जंतु जैसे चूहे और टिड्डियों को मारने के लिए हम नार्बोसाइड का उपयोग करते हैं। फफूद नाशी जिसे फंजीसाइड का उपयोग हम फफूद को खत्म करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं पादपों को रोग मुक्त करने के लिए कुछ दवाएं। अब आते हैं हम एड्स के बारे में। एड्स, AIDS, जिसको बोलते हैं AIDS, शॉर्ट में एड्स। पूरा फुल फॉर्म इसका क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। अब ये बीमारी किसके कारण होती है? HIV वायरस के कारण। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। अब ये वायरस जो है अगर हम मनुष्य के शरीर में आता है तो ये करता क्या है? इससे होती प्रॉब्लम क्या होती है? इससे क्या होता है, ये वायरस मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उस मनुष्य के शरीर में जो भी रोग से लड़ने वाली क्षमताएं हैं उसको धीरे धीरे कम करती हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में रोग से लड़ने वाली क्षमताएं कम होंगी तो वो व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ेगा। कोई छोटी सी बीमारी से ही वो परेशान हो जाएगा और छोटी सी बीमारी का इलाज भी वो नहीं करा पाएगा। ठीक है, कोई दवा उस पर असर ही नहीं करेगी और वो एक समय ऐसा आएगा कि वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। ठीक है। अब देखिए, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में जो होती है वो सबसे अधिक हमें प्रोवाइड करती है श्वेत रुधिर कणिका। व्हाइट ब्लड सेल होता है। हो सकता है आपने पहली क्लास में पढ़ी हो, पिछली क्लासेस में। अगर नहीं पढ़ी है तो एक हमारे रक्त में रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कणिका, और व्हाइट ब्लड सेल जिसे हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। तो जो श्वेत रक्त कणिका होती है ये हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम होती है जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करती है। तो ये जो वायरस होता है HIV, ये इसी श्वेत रक्त कणिका को खत्म करता है और धीरे धीरे मनुष्य की रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये एक लाइलाज बीमारी है, आपको पता होनी चाहिए। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है एड्स का। एड्स को हम रेड रिबन से दिखाते हैं। ठीक है, रेड रिबन इस सिंबल से हम दर्शाते हैं। ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम HIV पॉजिटिव कहते हैं या HIV धनात्मक व्यक्ति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित होता है, एड्स की जांच के लिए एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट से हम एड्स की जांच कर ये जान पाते हैं कि उस व्यक्ति को एड्स है या नहीं। एड्स के लक्षण की बात करें कि ये बीमारी किसी को है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो इसमें होता क्या है, भूख नहीं लगती, वजन में कमी होती जाती है, बुखार आता रहता है, त्वचा पे ददोरे, थकावट, ये सारी चीज़ें, रोगों से लड़ने की क्षमता, सांस फूलना, ये सारी चीज़ें आप कोई जिस व्यक्ति को होगी वो ये सारी चीज़ें महसूस करेगा। ठीक है। इसका रोकथाम क्या है? देखिए, रोकथाम पता होना। देखिए, इलाज दवा तो है नहीं इसकी, इस बीमारी की जब दवाई नहीं है तो हम बचाव कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। प्रिकॉशन का मतलब बचाव कर सकते हैं। ठीक है, यानी रोकथाम क्या है? देखिए, पहले तो हमें इसके तरीके पता होने चाहिए। ठीक है, तरीका क्या है? HIV नामक विषाणु से मनुष्य को ये रोग होता है, एड्स रोग एक लाइलाज बीमारी है, ये हमको पता है। ठीक, आखिर ये रोग जो है, ये रोग फैलता कैसे है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ये रोग पहले तो ज़्यादातर अगर मामले की बात करें तो सबसे अधिक फैलता है यौन संबंध से। ठीक है, यौन संबंध क्या होता है? जैसे एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। ठीक, एक मेल बॉडी है, एक मेल है, एक फीमेल है। ठीक, एक आदमी है, एक औरत है। ये जब आपस में इंटीमेट होते हैं, इंटीमेट का मतलब जब सेक्स करते हैं। ठीक है, अब सेक्स करने में एक शब्द लगा दिया गया, असुरक्षित। असुरक्षित का मतलब बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी सुरक्षा के जब ये यौन संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं, तो वहाँ पे एड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी न किसी प्रिकॉशन का इस्तेमाल करके ही यौन संबंध बनाएं। ठीक है,
दूसरा तरीका क्या है कि किसी संक्रमित व्यक्ति का, किसी व्यक्ति को पहले से ही एड्स है और उसका खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया गया है, तो जिस व्यक्ति को खून चढ़ाया गया है उस व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। ठीक है। किसी संक्रमित व्यक्ति का रेजर ब्लेड अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसे एड्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, एड्स हो सकता है उसे। अगर कोई माँ एड्स से संक्रमित है, किसी माँ को एड्स रोग है तो उसके बच्चे को भी एड्स रोग हो सकता है। ठीक है। यानी कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, उसको एड्स है, तो जब बच्चा पैदा होगा तो चांसेस ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस बच्चे को भी एड्स हो। कहीं 1-2% चांस ऐसा भी होता है कि उस बच्चे को एड्स ना हो, तो मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है। लेकिन चांसेस ज़्यादा यही होते हैं कि उस बच्चे को एड्स हो जाएगा। अब आते हैं इनसे बचाव के तरीके। बचाव की बात करें तो इंजेक्शन लगाने से पहले उसको उसका स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए, विसंक्रमित करना चाहिए, अच्छे से पानी में खौलाना चाहिए, या कोशिश यही करनी चाहिए हमेशा नया इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए। रक्त आधान से पूर्व रक्त की जांच अच्छे से कर लेनी चाहिए। नशीली दवाओं का इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। किसी और का रेजर ब्लेड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। ये इसके बचाव हैं और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। अब एक लोगों में एक दुविधा फैली हुई है कि एड्स एक संक्रमित बीमारी है, तो पहले ही जान लीजिए एड्स किसी प्रकार की संक्रमित बीमारी नहीं है। अगर आप किसी एड्स रोगी से हाथ मिलाएंगे, उससे बात करेंगे, उसके साथ बैठ के खाना खाएंगे, उसके साथ टहलेंगे, खेलेंगे, घूमेंगे, तो आपको एड्स नहीं होगा। ऊपर जितने तरीके बचाव के बताए गए हैं बस आप उतने पालन करिए तो आपको एड्स नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। मच्छर, मक्खी, जूं, खटमल, इन सब के कारण या इनके काटने से भी एड्स नहीं होता। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप एड्स के रोगी से भेदभाव मत करिए। जैसे किसी को जुकाम रहता है तो आप जुकाम वाले से भेदभाव करते हैं? नहीं करते। तो उस प्रकार एड्स, क्योंकि एड्स संक्रामक बीमारी नहीं है तो आप उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन अब किसी को कोरोना हो तो भाई अगर कोई बुरा मानता है तो बुरा मान ले। ठीक है। अब भाई अपना परिवार है तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी अपना बचाव हमें करना चाहिए, क्योंकि कोरोना क्या है, वो एक संक्रामक बीमारी है। वो संक्रमण है, हवा से ही फैल जाती है, तो खुद का बचाव तो करना पड़ेगा। आप जब ठीक हो तभी, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप किसी का इलाज करा पाएंगे, किसी की देखभाल कर पाएंगे। तो वहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई रोग संक्रमण से फैल रहा है तो वहाँ उससे दूर रहना चाहिए। अगर कोई रोग संक्रमण से नहीं फैल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे बातचीत, हाथ मिलाना, ये सब कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बंदरों में सर्वप्रथम एड्स का वायरस पाया गया था, उसके बाद ही ये रोग मनुष्य में फैला है। एलिसा टेस्ट से एड्स रोग का पता लगाया जाता है। अब इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, यानी हर जगह पाए जाते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, जीवों के शरीर के अंदर बाहर सब जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। विषाणुओं द्वारा मनुष्य में चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः 5 समूहों में बांटा गया है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। इसके बाद प्रोटोजोआ एंटमीबा, हिस्टोलिटिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है। पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। जैंथोमोनास नामक जीवाणु से नींबू में कैंकर रोग होता है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ा है। हमने इस पाठ में इससे ज़्यादा ही चीज़ें पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ से आपका जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। इस पाठ का जो भी अभ्यास प्रश्न है ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे, और अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आप ये सारे प्रश्न बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।